हरि आदर्श एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। माई सेल्फ प्रेम नैनवाल और मैं आज से आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। हालांकि ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 सालों से पढ़ाता रहा हूँ, तो उसी तरीके से आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो आपकी फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, उसमें कुल 100 नंबर का पेपर यहाँ पे होता है। 100 नंबर हम कह सकते हैं। और यदि इनको मैं बांटूं तो सबसे पहले तो 56 नंबर का बोर्ड में आपके पेपर होता है, और उसके बाद 14 नंबर सप्ताहांक के देखे जाते हैं, और लास्ट 30 नंबर का आपके भौतिक विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ ये जो 56 नंबर है, 56 जो मार्क्स है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये कुल मिला के आपके बुक में से है थ्योरी, जिसे हम कह सकते हैं, और उसमें आपके कुल मिलाकर के 10 यूनिट यहाँ पे दी गई है। 10 यूनिट के बारे में हम बात करेंगे, और इन्हीं 10 यूनिट में से हम अगर देखें तो 56 नंबर का पेपर बनता है, सीधी सी बात है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी पहली यूनिट, जो कि विद्युत को लेकर रहेगी। हालांकि हम यूं भी कह सकते हैं कि जो विद्युत है वो कुल मिला के 12th क्लास में 2 हिस्सों में बांट दी गई है। पहला हम कह सकते हैं स्तर विद्युत की, स्तर वैद्युतिकी, और दूसरा हम कह सकते हैं कि विद्युत चालन। स्तर विद्युत की और वैद्युत चालन। स्तर विद्युत की को लेकर आपके सिलेबस में 2 चैप्टर है, यानी पहले और दूसरे की मैं बात कर रहा हूं। पहला और दूसरा जो चैप्टर है वो आपके स्तर वैद्युतिकी को लेकर है। मैं बताऊंगा आपको कि स्तर वैद्युतिकी क्या है, लेकिन तीसरा और चौथा जो चैप्टर है वो आपके रहेगा वैद्युत चालन को लेकर। यहाँ स्तर का मतलब आप जानते हो कि रुका हुआ, स्तर का मतलब हुआ रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब तो आप जानते हो कि विद्युत का सीधा सा संबंध है आवेश को लेकर। मैं आवेश की बात कर रहा हूं, तो रुके हुए आवेश के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम फाइनली कहते हैं स्तर वैद्युतिकी। और यही रहेगा हमारे सिलेबस में कि सबसे पहले हम रुके हुए आवेशों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आवेशों को अगले 2 चैप्टर यानी तीसरे और चौथे चैप्टर में चला करके देखेंगे, और आवेशों की गति के बारे में और बाकी सारे जो संबंध है वो हम यहाँ पे निकाल के देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं वैद्युत चालन को छोड़ के चल रहा हूँ, और जो आपकी पहली यूनिट है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्तर वैद्युतिकी को लेकर रुके हुए आवेश के बारे में हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो वर्ड आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि आवेश, और आवेश के बारे में सबसे पहली राय किन्होंने दी है और क्या दी है। तो अगर पहले की बात करें, अगर 0 लेवल से इसको शुरू करें तो 600 ईसा पूर्व की बात है, लगभग 600 ईसा पूर्व। और उस समय एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था थैलेस, और थैलेस नाम के वैज्ञानिक ने, यूनानी वैज्ञानिक था ये, तो इन्होंने सबसे पहले एक पदार्थ, हम ये कह सकते हैं कि एम्बर नाम का एक पदार्थ लिया। एम्बर, अब ये कंफ्यूज रहेगा कि एम्बर क्या है, तो ये एक बाल्टिक सागर के किनारे पाए जाने वाला एक पदार्थ है एम्बर, और उसी पदार्थ की इन्होंने एक छड़ ली है, और उस छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ के देखा है। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि जब इन्होंने छड़ को एबोनाइट, ये जो आप रेजिन नुमा जो पदार्थ बता रहे हैं, इसकी जो छड़ है उसको इन्होंने रेशम के कपड़े पे रगड़ के देखा है, और रिजल्ट क्या आया कि छड़ को कपड़े पे रगड़ने के बाद उस छड़ में हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ गया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जब थैलेस बता रहे थे इसके बारे में, तो छड़ के बारे में इन्होंने गुण बताया कि छड़ जो आप यूज में ले रहे हैं वो आपके जो है रेजिन नुमा पदार्थ की ही होनी चाहिए, अन्य कोई छड़ वहां पे काम नहीं करेगी। और इन्होंने देखा कि उस छड़ में गुण आ जाता है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब वो हल्के पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, और इन्होंने इस कहानी को यहीं पे छोड़ा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं सन 1600, तो सीधे सन 1600 में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था गिलबर्ट। और अब ये आवेश की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? इन्होंने ये बताया कि भाई जो छड़ है वो यहाँ रेजिन नुमा होनी जरूरी नहीं है,
ये छड़ एम्बर की होनी जरूरी नहीं है, या ये भी हो सकता है कि वो छड़ कांच की हो। यदि कांच की छड़ रहेगी तब भी वो सेम गुण दर्शाएगी, यानी जब भी इसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा जाएगा तो इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होगा। और दूसरे नंबर पे यदि वो छड़ सल्फर की है तब भी सेम बात होगी, और यदि वो छड़ एबोनाइट है, एबोनाइट की छड़ है, तब भी बात सेम होगी। जरा ध्यान दीजिए कि थेल्स जो वैज्ञानिक है, यूनानी वैज्ञानिक है, ये क्या बता रहे हैं कि यदि एम्बर की छड़ दी जा रही है तो वो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उसमें होगा घर्षण के कारण। लेकिन गिलबर्ट क्या बता रहे हैं कि यदि छड़ कांच की है, सल्फर की है या एबोनाइट की है तब भी ये सेम प्रोसेस दर्शाएगी। अब हुआ क्या? हुआ असल में यूं कि ये जो रेशम पे आप कांच की छड़ रगड़ रहे हो, इन दोनों के मध्य कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे यदि रगड़ा जाता है तो असल में ये होता है कि दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। कांच की छड़ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी और रेशम का जो कपड़ा है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगी, ऐसा होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, और असल में ये आवेश है क्या। तो ध्यान दीजिए कि ये जो आवेश जिसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ आपके सामने, आवेश, अब आपने फाइनली क्या किया है यहाँ पे कि कांच की छड़ ली है और उस कांच की छड़ को आपने रेशम के कपड़े पर रगड़ा है, रेशम का कपड़ा इस पे आपने रगड़ के देखा है, और इन दोनों के मध्य बल लगा है, घर्षण, हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों के मध्य घर्षण हुआ है, और उसी घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हुआ है। उसी घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हुआ है। क्यों हुआ ऐसा, जरा सुनिए। ये जो कांच की छड़ है और ये आपका जो रेशम का कपड़ा है, इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। या तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, या फिर कपड़ा इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और कांच की छड़ उसे ग्रहण कर लेगी। यानी फाइनली इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होता है उसके कारण यहाँ पे आवेश उत्पन्न होता है। और हम ये कह सकते हैं जैसे ही इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ में से निकल गया तो अब कांच की छड़ भी आवेशित हो गई, या इसने ग्रहण कर लिया तो ये भी आवेशित हो गई। यानी कि आवेश का जो गुण है वो महत्वपूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण संभव हो पाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो घर्षण के द्वारा संभव हो पाता है। तो यहाँ आप परिभाषा इस रूप में भी दे सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण उस पदार्थ में हल्के कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, हम उसे आवेश कहते हैं। आप ये परिभाषा भी दे सकते हो। और दूसरा तरीका एक आवेश को समझने का और मैं आप लोगों को बताता हूं। आपने एक भौतिक राशि सुनी होगी द्रव्यमान, द्रव्यमान, और एक भौतिक राशि द्रव्यमान आपने सुन रखी है, और एक नाम और भी सुन रखा है कि गुरुत्वाकर्षण। और दोनों में जो संबंध है वो आप अच्छे से जानते हैं कि द्रव्यमान और ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण में क्या संबंध है। तो यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो वो गुरुत्वाकर्षण को अनुभव कर पाएगी, यानी हम लोगों में द्रव्यमान है तो हम गुरुत्वाकर्षण को अनुभव कर पाएंगे, और यदि द्रव्यमान नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण को अनुभव नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे द्रव्यमान का संबंध गुरुत्वाकर्षण से है, ठीक वैसे ही जो आपका आवेश है, आवेश के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसका सीधा सा संबंध है वैद्युत चुंबकीय गुणों से, वैद्युत चुंबकीय गुणों से। जिस प्रकार से द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण को ऐसा कह सकते हैं कि अनुभव करता है, ये इसका महत्वपूर्ण कारण है। द्रव्यमान अगर किसी वस्तु में है तो वो गुरुत्वाकर्षण को अनुभव कर पाएगी, अन्यथा वो गुरुत्वाकर्षण को अनुभव नहीं कर पाएगी। ये हमने पढ़ रखा है छोटी क्लासों में। तो यहाँ मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो जरा समझिए कि जो संबंध द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का है, ठीक वही संबंध आवेश और वैद्युत चुंबकीय गुणों का है। यदि आवेश है तो वो वैद्युत चुंबकीय गुणों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, और आवेश के माध्यम से इसे अनुभव भी किया जा सकता है, इसके प्रभाव को महसूस भी किया जा सकता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि आवेश वो गुणधर्म है, जरा सुनिए, आवेश वो गुणधर्म है जो वैद्युत तथा चुंबकीय गुणों को उत्पन्न करता है, या फिर वैद्युत तथा चुंबकीय गुणों को या फिर उनके प्रभाव को महसूस करता है, अनुभव करता है। तो इस तरीके से आप आवेश की परिभाषा, आवेश की डेफिनेशन दे सकते हैं। आवेश को लेकर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि आवेश
का मात्रक क्या होगा, तो आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है। 10th क्लास में फॉर्मूला क्या पढ़ा है वो भी सुनिए। विद्युत धारा को लेकर वहां पे एक फॉर्मूला था, कैसे? विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। अगर मैं आवेश यहां से निकालना चाहता हूं, आवेश का जैसे मैं पक्षांतर यहां पे करूंगा तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर यहाँ पे आपके विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा इंटू समय। भाई मैंने आवेश को निकालना था, समय को अगर उधर भेजा तो बाद में था, गुणा में चला गया, विद्युत धारा इंटू समय। आवेश को पहली बात तो ये समझ लीजिए रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। आप बड़े वाला क्यू भी लिख सकते हैं और छोटे वाला भी लिख सकते हैं, आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्यू इज इक्वल टू विद्युत धारा को हम आई से लिखते हैं और समय को हम टी से लिखते हैं। तो आवेश यदि कहीं आपको निकालना है तो विद्युत धारा के पदों में या फिर समय के पदों में तो Q बराबर I इंटू टी जैसा फॉर्मूला आपके पास होगा। और यदि मैं इसका मात्रक यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ तो सिंपल सी बात है कि Q को तो मैंने यहाँ उतार दिया, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो हमारे पास रहता है एम्पियर, सबको पता है, और इंटू समय का मात्रक, समय को मापने की इकाई सेकंड होती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एम्पियर इंटू सेकंड, जो कि पहला मात्रक रहेगा आवेश का। मैं आवेश की बात कर रहा हूँ, आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड रहेगा। अगर आप कहें तो आवेश का मात्रक कूलाम भी होगा और इस कूलाम को हम रिप्रेजेंट करेंगे C से, तो आवेश का मात्रक कूलाम भी है। अगर और डिटेल में जाना चाहूं तो आवेश का मात्रक EMU, ESU ऐसे मात्रक भी है। और अगर देखें तो आवेश का एक मात्रक है फैराडे, और ध्यान दीजिए कि आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। कितना बड़ा है ये भी सुन लीजिए, इतना बड़ा है कि एक फैराडे बराबर 96,400 कूलाम होता है। ये कूलाम का 96,400 गुना है, यानी एक फैराडे बराबर 96,400 कूलाम के आसपास रहेगा। तो यहाँ आप जो फॉर्मूला छोटे क्लासों से पढ़ते आए हैं उसी फॉर्मूले से इसका मात्रक निकाल सकते हैं, और सीधा सा आप ये सारे मात्रक भी याद रख सकते हैं, फैराडे को भी याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। मात्रक के बाद इस आवेश की विमा क्या होगी, तो विमा के लिए फॉर्मूला ही काम आना है, Q इज इक्वल टू निकाल सकते हैं विद्युत धारा यानी A1T1। तो ये रहेगी आपके आवेश की विमा। तो ये होता है फाइनली आवेश। परिभाषा एक बार वापस सुन लीजिए। हालांकि लिखने लिखाने की जहां तक बात है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ मैं आपको एक बार परिभाषा आवेश की और सुना देता हूं कि आवेश वो गुणधर्म है, आप ऐसा कह सकते हैं कि आवेश वो गुणधर्म है जो हमें विद्युत और चुंबकीय गुणों का अनुभव करवाता है या विद्युत तथा चुंबकीय गुणों को उत्पन्न करता है। तो हम आवेश को यह भी कह सकते हैं। और दूसरा आवेश को यूं कहा जा सकता है कि आवेश किसी भी वस्तु का वो गुण है जो उसे हल्के पदार्थों को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण प्रदान करती है। तो ये कुल मिला के आपका रहेगा आवेश। हम आवेश से आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करो, क्योंकि कई बार सवाल इलेक्ट्रॉन को लेकर भी हो जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। इस बात को भी आप समझ लीजिए कि यदि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो दो इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 3 पर कितना होगा, या फिर कोई और संख्या भी आपको मिल गई है कि उस पर आवेश कितना होगा। तो एक कूलम पर इलेक्ट्रॉन है, उस पर आवेश इतने कूलम दिया गया है। तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको अपनाना है कि Q इज इक्वल टू Ne, Q बराबर Ne। यहाँ पे N की अगर बात करें तो वो N आपका है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवेश निकाल सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे E की मैं अलग से बात कर लेता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ कि E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जरा ध्यान दीजिए, आपको बोल दिया कि 5 इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, तो Q बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि दे रखी है आपको 5 और 1.6
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये इसके लिए रहेगा। अच्छा, आपको बोल दिया कि भाई 9 है, 9 आवेश है, तो ये स्थिति रहेगी, यानी कुल मिला के इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है, भले ही वो संख्या आपको बड़ी दे रखी है या फिर वो संख्या आपको छोटी दे रखी है। आगे बढ़ते हैं और आवेश के इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि भाई आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेशों के प्रकार में दो ही चीज है और कोई नई बात भी हमारे लिए नहीं है। हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश जो है वो असल में दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का मतलब क्या हुआ कि एक है धनावेश यानी पॉजिटिव जो चार्ज है वो, और दूसरा है ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश यानी कि नेगेटिव वाला। तो आवेशों के दो प्रकार हो गए हैं, धनावेश और ऋणावेश। बनता कैसे है धनावेश और ऋणावेश कैसे बनता है, तो जरा इस बात को भी समझ लीजिए। हमें पता है कि कोई भी चालक है या कोई भी पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना है, अणु परमाणु से मिलकर बने हैं, और परमाणु में हमेशा ही प्रोटॉन पाए जाते हैं और परमाणु में हमेशा ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके नाभिक में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन एक कण और भी होता है, और इन तीनों की संख्या बराबर भी होती है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, हम लगभग ऐसा कह सकते हैं कि जितने प्रोटॉन है उतने के उतने न्यूट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ इस स्थिति को तो मैं एक बार हटा देता हूँ। यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है और यदि कभी ऐसा हुआ कि उस परमाणु में, ये लीजिए आपका परमाणु और ये उसका नाभिक, नाभिक में तो हालांकि प्रोटॉन है ही और इलेक्ट्रॉन यदि बाहर चक्कर लगा रहा है और घर्षण के कारण, जैसे मैंने बोला ना आपको पहले कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा जाए या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पे रगड़ा जाए, तो यदि उन दोनों के मध्य घर्षण होगा तो घर्षण की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से ट्रांसफर हो जाएगा, वो त्याग देगा, निकल जाएगा, दूसरा उसे ग्रहण कर लेगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, भाई पहले इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने के उतने प्रोटॉन थे, दोनों की संख्या बराबर हुई, ये दोनों की संख्या बराबर लीजिए। ऐसा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का उसने क्या कर दिया, त्याग, तो क्या अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रही है, दोनों बराबर नहीं है। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कम, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, ज्यादा। अच्छा, प्रोटॉन तो हमें पता है कि हमेशा से प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस, तो अब माइनस तो हो गए कम लेकिन प्लस क्या हो गए, ज्यादा। और जब प्लस ज्यादा हो गए तो हम कहेंगे कि वो क्या हो गई, ये वस्तु धन आवेशित होगी। तो ये इसका फॉर्मूला है, इस तरीके से धनावेश बनते हैं। और अगर मैं इसकी विपरीत सीधी बात करूं तो उस तरीके से बनते हैं ऋणावेश, कि यदि इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, और ये जो आपका परमाणु है थोड़ा बड़ा मेरे को बनाना चाहिए, ये अगर ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इसके समीप वाला अगर सीट खाली है तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ही। इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी, लेकिन हुआ यूं कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बराबर नहीं रहा है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। अच्छा, माइनस वालों की संख्या बढ़ गई तो ये क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो ठीक ऐसे ही बनते हैं धनावेश और बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं ऋणावेश। दोनों ही स्थितियों में जो है लगभग ये कहानी यहाँ पे बराबर रहेगी। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए धनावेश और ऋणावेश को लेकर। धनावेश और ऋणावेश के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, आवेशन की विधि। आवेशन की विधि, आवेशन की विधियां अगर महत्वपूर्ण रूप से कहें तो आवेशन की 3 विधियां होती है, जिसमें से पहली तो हम पढ़ ही चुके हैं कि घर्षण के द्वारा हम आवेश किसी वस्तु को कर सकते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन रहेगा। और दूसरी स्थिति है प्रेरण द्वारा आवेशन। देखेंगे उनको कि क्या है घर्षण के द्वारा आवेशन, क्या है प्रेरण के द्वारा आवेशन और क्या है चालन के द्वारा आवेशन। उससे पहले मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि पहली जो आवेशन की विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। और जो दूसरी विधि है वो है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। और
तीसरी और अंतिम जो विधि है वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, ये 3 विधियां हैं किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए। अब तक हमने ये जाना कि आवेश क्या होता है, और उसके बाद हमने आवेश की मात्रक जाना, उसकी विमा को देखा, उसके तमाम सारे जो मात्रक है उनको भी देखा। और अब प्रश्न ये उठना स्वाभाविक ही है कि किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है, क्या तरीके उसके हो सकते हैं। तो बात सिंपल है कि 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करवा सकते हैं, जैसा कि आपने पहले देखा कि हम तरह तरह की जो वस्तुएं हैं, भले कांच की छड़ है उसे किसी उनके कपड़े पे रगड़ा जा रहा है, या फिर कोई एबोनाइट जैसी छड़ है उसे बिल्ली की खाल पे रगड़ा जा रहा है, तो वो तमाम सारे जो आवेशन की विधियां हैं वो घर्षण को लेकर है। और दूसरी जो यहाँ पर बात है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये स्थिति इंपॉर्टेंट है और इसे समझिए भी कि ये प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो यदि कोई वस्तु मेरे पास है और उस वस्तु को स्टैंड पर मैंने रख दिया है, ये भी, और ऐसा मानो कि ये वस्तु इस तरीके से आवेशित भी है, ये वस्तु इस तरीके से आवेशित है। अब आप 2 महत्वपूर्ण बातें हमें पता होती ही है छोटी क्लासों से कि अगर समान आवेश है, ये हमने पढ़ा है कि समान आवेश परस्पर क्या होते हैं, परस्पर प्रतिकर्षित। समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि अगर प्लस वाले आवेश के नजदीक प्लस वाला आवेश लाया जाए तो ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। और यदि विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश परस्पर आकर्षित होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत गुणों वाले होते हैं। यदि समान समान आवेशों को पास लाया जाए, प्लस वाले के पास प्लस वाला आवेश लाया जाए, तो प्रतिकर्षण बल वहां पे लगेगा और दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। और इसका उल्टा यदि विपरीत आवेश समीप लाए जा रहे हैं, पास में लाए जा रहे हैं, तो दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा, यानी कि ये एक दूसरे से आकर्षित होंगे। ये बात तय है। तो मैंने यहाँ पे एक किसी वस्तु को लिया है, किसी चालक को लिया है, उसे स्टैंड पे मैंने रखा है और इसके समीप में कोई आवेशित छड़ लेके आ रहा है। ये कोई आवेशित छड़ है, ऐसा मानते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये भी प्लस आवेश यहाँ पे है। तो अगर इस छड़ को समीप लाया जाए इसके, तो क्या होगा कि प्लस वाले आवेश से दूर भागेंगे और माइनस वाले आवेश प्लस वाले आवेश के नजदीक आएंगे। तो स्थिति 2 क्या होगी, ये स्थिति 1 में मानता। अब दूसरी स्थिति यूं होगी कि ये आपका वापस से चालक और ये कोई छड़ है जो कि पॉजिटिव। अब यहाँ पे प्लस वाले से प्लस वाले तो दूर भागेंगे क्योंकि समान समान तो दूर भागते हैं, और माइनस वाले इसके समीप आने की कोशिश करेंगे, दोनों के मध्य आकर्षण का बल लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि सारे के सारे नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो इधर होंगे और पॉजिटिव वाले इधर होंगे। और अब यदि इसे मैं जोड़ता हूं, भू संपर्कित कर देता हूं मान लो, तो प्लस वाले सारे आवेश जमीन में चले गए, और चूंकि जमीन की दायिका तो अनंत होती है तो वो बहुत सारे आवेशों को ग्रहण कर भी सकती है, ये भी हमने पढ़ा है। तो प्लस वाले आवेश से प्लस वाले भाग गए और कहां चले गए, भू संपर्कित किया तो जमीन में चले गए। अब जो ये चालक जो भी बचा है, आपकी जो पिंड बचा है, उसमें केवल और केवल कौन से आवेश रहे हैं, माइनस वाले, केवल और केवल माइनस वाले आवेश बचे हैं। तो इस तरीके से आवेशित करने की जो विधि है वो विधि कहलाएगी प्रेरण द्वारा आवेशन। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्लस वाली रॉड की जगह आप माइनस वाली लेके आए, तो फिर माइनस वाले सारे आवेश कहां चले जाएंगे, जमीन में, अगर आप उसे भू संपर्कित कर रहे हैं तो। और ये स्थिति इसकी ऑपोजिट रहेगी और वो भी क्या कहलाएगी, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब जो लास्ट आपकी जो विधि है वो बचती है चालन द्वारा आवेशन। और स्थिति सिंपल सी है, चालन का मतलब ये हुआ कि अब तक तो हम छड़ को दूर ले रहे थे, इन दोनों के मध्य गैप था, लेकिन अगली जो स्थिति है उसमें मैं यूं करूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं कोई भी चालक पिंड यहाँ पे आपके सामने है, और अब छड़ इसके समीप लाने के बजाय छड़ को इससे क्या करवा दूंगा, टच। छड़ को मैंने इससे क्या करवा दिया, टच।
तो आवेश तो टच होने के बाद तो चले ही जाएंगे, क्योंकि चालन होता ही है, जब भी चालक होता है तो उसमें विद्युत धारा चल नहीं सकती, तो आवेश चले जाएंगे। और यहाँ से वहां टच करने के बाद यहाँ से वहां आवेश जब ट्रांसफर होंगे तो हम कहेंगे कि वो आवेशन किसके द्वारा हुआ है, चालन के द्वारा वो आवेशन हुआ है। तो यहाँ ये तीनों विधियां जो है चालन को लेकर रहेगी, आवेशों के प्रवाह को लेकर रहेगी, और यहाँ आपको ये तीनों विधियां याद भी करनी है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जुड़े रहे हरि आदर्श परिवार के साथ, बिल्कुल एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं और हमें ऐसा लग भी रहा है, बिल्कुल पूरी आशा है कि ये सारा आपके लिए सही साबित होगा। जुड़े रहे हरि आदर्श परिवार के साथ, पढ़ते रहें। धन्यवाद।